Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ चालू करने वाले हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऑल्सो मैं ये रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने ब्रेक लिया था ना। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक, इट फील्स गुड। तो आज हम चालू करने वाले हैं छोटे से प्यारे से चैप्टर के साथ, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हार्ड कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, प्लस छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये समझने जैसा चैप्टर है। इसमें आप रट्टा तो मार लोगे अगर आपको मारना है तो, पर लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको इसको 100% आएगा नहीं। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स इनिशियल सिर्फ चालू करेंगे सेल साइकिल को। मियोसिस एंड माइटोसिस जो होगा वो बाद में हम करेंगे। आज सिर्फ हम लोग ऐसे बेसिक समझेंगे, सेल साइकिल को पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से मैं कर पाऊँ, पर आप भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर का नाम क्या है? सेल साइकिल मतलब एक जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल का बनने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल, वो पूरा का पूरा सेल साइकिल होता है। इसमें पहले का भी बाद का भी सब चीज़ें आएगी जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेल डिवीजन सिर्फ उस पीरियड ऑफ टाइम का होता है जब डिवाइड हो रही होती है सेल। तो डिवाइड हो रही होती है सेल, वो सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल भी वही होनी चाहिए ना? नहीं, डिवाइड होने से पहले उसकी प्रॉपर प्रिपरेशंस होती है, वो सब भी इंक्लूडेड होती है सेल साइकिल में, जिसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको अभी समझाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रही हूँ। हम पाई चार्ट के फॉर्म में बताएंगे कि सेल साइकिल, ये तो अंडा है, पाई चार्ट का बना, क्योंकि यही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम यही फॉलो करेंगे। मतलब कुछ खास फर्क हुआ नहीं, अंडे का अंडा ही है। ठीक है, आप मेरे साथ बना तो लो कम से कम, जैसा है सर्कल वैसा है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, ये मैंने इरेज क्यों किया? G1 S G2 फिर M फेज, फिर G0, थोड़ा दूर हो गया है, this is prophase, metaphase, anaphase,
टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। देखो, हमारी जो सेल साइकिल होती है उसमें मेनली ऐसे ब्रॉडली देखा जाए तो दो ही फेजेस होते हैं। एक होता है सबसे पहला इंटरफेज और दूसरा होता है हमारा एम फेज। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल साइकिल है। मतलब अब अगर सेल ने डिवीजन करने का निर्णय कर लिया कि चलो आज तो कर ही लेते हैं सेल डिवीजन, तो अगर ये निर्णय कर लिया सेल ने तो वो जाएगी सबसे पहले इंटरफेज में। जब वो अपना काम कर रही थी तब वो G0 फेज में थी कि अपना चलो अगर उस सेल का फंक्शन है खाना बनाना है तो खाना बना रही है, कुछ और करना है तो कुछ और कर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उस दिन उसने डिसाइड किया कि चलो आज हम लोग करते हैं सेल डिवीजन, हम बनाते हैं डॉटर से, तो वो G0 से क्या चलेगी, अभी इंटरफेस में चलेगी। तो पहले इंटरफेस में गई, फिर गई वहाँ पे काम करेगी, मतलब जो जो भी फंक्शन होंगे इंटरफेस के वो करेगी। फिर एक टाइम आएगा जब इंटरफेस का वो उसका साइकिल का पार्ट खत्म हो जाएगा, तब वो एम फेज करेगी और इस पॉइंट पे दो डॉटर सेल आ जाएंगे। और वो जो दो डॉटर सेल आएंगे अब वो अपना काम करेंगे, जैसे कि G0 फेज में जो उनका फंक्शन होगा वो करेंगे। फिर वो अगर किसी दिन डिसाइड करेंगे सेल साइकिल करनी है चलो, तो फिर वो इंटरफेस में जाएंगे। तो आपको बेसिक समझ में आया कि किस तरीके से जा रही है। ठीक है, सिंपल ही था, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो देखो, अगर आपको डायग्राम से समझ में आ रहा हो तो इंटरफेस का जो है वो बहुत बड़ा है, एम फेज जो है वो छोटा है। तो अप्रोक्सीमेटली 95 to 96% ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेस। जो एम फेज होता है वो बचा हुआ 4-5% होता है। ठीक है, मेन पॉइंट किसका, मेन टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है, इंटरफेस ले रहा है। इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन जो हो रही है सेल की वो एम फेज में हो रही है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में जो भी प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस में, उसका डबल होना, उसका अलग होना, फिर नई सेल बनना, वो सब कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली में सेल जो होती है वो डिवाइड हो रही होती है। न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो मेन सेल डिवीजन तो यही हो रहा है। तो इतना बड़ा इंटरफेस की क्या ज़रूरत है, वही बात इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी इंटरफेस में जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि मैं सेल डिवीजन करूंगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, दैट इज एम फेज। जैसे कि आप नीट के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल 3 साल कितने भी साल आप प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद उस दिन आप जाके एग्जाम देते हो, तो वो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो तो 3-3.5 घंटे है ना खाली। आपके प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है वो इतना बड़ा है। उसी तरीके से सेल साइकिल में जब सेल डिवाइड कर रही होती है उसका ड्यूरेशन छोटा सा होता है, लेकिन जब सेल प्रिपेयर कर रही होती है तब उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए इंटरफेस के दूसरे भी नाम है। एक होता है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आप रेस्ट मोड पे हो, तब आप कोई एक्टिविटीज थोड़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे ना। और दूसरा होता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों, क्योंकि इसी फेज में, इंटरफेज में ही मेजरली सब चीज़ों का डिवीजन हो चुका होता है एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो क्या क्या चीज़ का डिवीजन हो चुका होता है, प्रोटीन का हो चुका होता है, न्यूक्लिक एसिड का हो चुका होता है, जिसमें आ सकता है हमारा आरएनए भी और डीएनए भी, एटीपी का डिवीजन हो चुका होता है, और इन जनरल बाकी बची हुई चीज़ों का भी हो चुका होता है। तो अब मेन बायोसिंथेसिस जो भी है वो इसी में ही हो रही है, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज बोला होता है। रेस्टिंग फेज इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि ये प्रिपेयर कर रही है अपनी सेल डिवीजन करने की प्रोसेस को। दूसरी चीज़ जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट में सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
और ह्यूमंस में हमारे अंदर जो सेल साइकिल की डिवीजन, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 24 आवर्स। एक दिन में हमारे में सेल साइकिल होती है, ईस्ट में 90 मिनट्स के अंदर एक सेल साइकिल हो जाती है। तो अब ह्यूमन के अंदर अगर मैं कंसिडर करूँ तो 24 आवर्स की सेल साइकिल है, उसमें से जो इंटरफेज है वो 23 आवर्स का होता है अप्रोक्सीमेटली। कितना? 23 आवर्स का। और एम फेज सिर्फ 1 आवर का होता है। तो आप देख रहे हो जो एग्ज़ाम टाइम है वो 1 ही घंटे का है और इसकी प्रिपरेशन पूरे 23 घंटों की है। सेल साइकिल जो होती है उसमें इंटरफेज का ड्यूरेशन इज़ द लॉन्गेस्ट, एम फेज इज़ द शॉर्टेस्ट, इसलिए उसको रेस्टिंग फेज या बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, हम इंटरफेस इन सब में है ना एकदम डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं कि अंदर क्या क्या होता है। फिर भी अगर आपको ऐसे ग्लिम्स चाहिए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सब चीज़ें इन द साइटोप्लाज्म वो G1 फेज में होती है। एस फेज यानी सिंथेटिक फेज, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और भी कुछ होता है पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। पर बेसिकली मेजरली देखा जाए तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब न्यूक्लियस में हमको चाहिए, न्यूक्लियस की डिवीजन में हम लोगों को 2 सेल बनानी है, तो 2 सेल बनाने के लिए 2 सेल के न्यूक्लियस भी तो चाहिए ना, 2 सेल के क्रोमोसोम भी तो चाहिए ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है हमारे एस फेज। G2 फेज में जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म होता है उनका होता है ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गेनल्स। ठीक है, इस डायग्राम को बना लो। ये बेसिक आइडिया है, ओवरव्यू है कि हम ऐसा करते। एम फेज में टेक्स्ट बुक में लिखा है एम फेज माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं इसको, और इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इंटरफेस। एक इंटरफेस आया तो एम फेज आया, उसके बाद वापस अगला इंटरफेस आएगा, तो 2 इंटरफेस के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो एम फेज होता है। ऐसा टेक्स्ट बुक में लाइन है तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स में आप क्या क्या लिखोगे? एक तो सेल का जो डिवीजन हो रहा है वो, दूसरा सेल की ग्रोथ, और लास्ट डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली सारे इंटरफेस के फेजेस पे बढ़ते हैं। इंटरफेस जो है, जो 95% ऑफ द सेल साइकिल होता है, जिसको रेस्टिंग फेज या बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, वो सब डिवाइडेड है 3 और फेजेस में, एक G1, एक S, एक G2। इसमें इन फेजेस में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है सेल साइकिल के दौरान कि इंटरफेस को मोस्ट एक्टिव फेज माना जाता है। हालांकि वो रेस्टिंग फेज होता है पर वो मोस्ट एक्टिव फेज होता है, क्योंकि हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है तब, भले हम लोग पोजिशन ऑफ रेस्टिंग में होते हैं पर हमारा दिमाग एक्टिव होता है। तो G1 फेज का फुल फॉर्म इज गैप 1 फेज, दिस इज फेज 1 ऑफ ग्रोथ। S इज सिंथेटिक फेज, जहाँ पे सिंथेसिस होगी किसकी? डीएनए की। G2 इज अगेन गैप 2, ग्रोथ फेज 2। ठीक है, इसको इंडिविजुअली अभी हम पढ़ते हैं। गैप 1 फेज, G1 फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज में क्या क्या चीज़ें होती है? G1 फेज में मेन क्या होता है? मेन उसमें होता है ग्रोथ, सेल का ग्रोथ। सेल ग्रो करेगी, मेजरली इसमें यही होता है, सेल ग्रो करेगी, इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा। सभी सेल ऑर्गेनल्स जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उसका डुप्लीकेशन होगा, एक्सेप्ट 3 ऑर्गेनल्स
इसको स्पेस छोड़ दो, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे आगे 5 मिनट के बाद। कौन कौन से 3 ऑर्गेनल्स के अलावा बाकी सारे, कोई 3 ऑर्गेनल है उसके अलावा बाकी सारे, मतलब मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है? ग्रोथ 1 फेज पे या गैप 1 फेज पे या G1 फेज पे। समझे इतना? अब कुछ सेल्स ऐसी होती है जो फटफट डिवाइड करती रहती है कि अभी डिवीजन किया, अभी नेक्स्ट हमें वापस डिवीजन करना है, अभी वापस डिवीजन करना है। तो उन सेल्स के अंदर जो होता है वो G1 फेज छोटा होता है, उनके पास टाइम नहीं है सब फालतू चीज़ें की। उन लोगों को रेप्लिकेशन करनी है सॉरी रेप्लिकेशन करनी है, फटाफट डिवीजन करना है, रेप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है फटाफट, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उनकी G1 फेज क्या होगी? छोटी होगी। कुछ ऐसी सेल्स होती है आराम से, मतलब आराम से टाइम लेके करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, शांति से बैठो, शांति से पहला फेज चलो बताओ कौन सा है, तो G1 फेज, तो हाँ चलो अच्छे से करो, तो उनका G1 फेज क्या होता है? बड़ा होता है। अब कुछ सेल्स ऐसी होती है जो डिवाइड ही नहीं होती है कभी, जैसे कि नर्व सेल्स, जैसे कि हार्ट सेल्स, इंपॉर्टेंट है। या कुछ सेल्स ऐसी होती है जो बहुत रेयरली डिवाइड होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कभी सेल की डेथ होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ सेल डिवीजन करती है। तो ये सब चीज़ें होती है जहाँ पे सेल डिवीजन ही बहुत रेयरली होता है। तो वहाँ पे अगर सेल डिवाइड ही नहीं करना चाहती है तो क्या वो G1 फेज में आना चाहेगी? क्या वो सेल साइकिल में ही एंटर होना चाहेगी? इन जनरली नर्व सेल है हमारी तो वो नहीं डिवाइड होती है, तो नर्व सेल जो डिवाइड ही नहीं होगी वो सेल साइकिल में आना चाहेगी? ऑब्वियसली नहीं आना चाहेगी, तो वो G1 फेज में ही एंटर नहीं होगी। तो अगर आपको याद हो, मैंने पूरी जो सेल साइकिल बनाई थी, नहीं याद हो तो देख लो, अभी आपने बनाया होगा ऊपर, तो उसमें मैंने एक G0 फेज लिखा था। तो वो G0 फेज यही है कि सेल साइकिल से एग्जिट होके वो G0 फेज या क्वीसेंट फेज में चला जाता है। कौन सा? G0 या क्वीसेंट स्टेज। उस स्टेज में चला जाता है जहाँ पे वो अपने सेल के फंक्शन करेगा पर सेल साइकिल नहीं करेगा। ठीक है, इस साइकिल में इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है बिल्कुल भी, सिर्फ सेल ऑर्गेनल का रेप्लिकेशन होता है। एक्टिव फेज होती है, जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं उनमें कम एक्टिव होती है, जो क्विकली डिवाइड करते हैं, जो रैपिडली डिवाइड करते हैं उनमें छोटी होती है, जो बहुत टाइम लगा के डिवाइड करते हैं उनमें बड़ी होती है G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज। दूसरा अगर हम आए तो G1 फेज के बाद क्या है? S फेज, सिंथेटिक फेज। S फेज सिंथेसिस करता है। किसके सिंथेसिस करता है? डीएनए की। वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा। अब इसमें से एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। G1 फेज में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 2n। उसके अंदर जो डीएनए होता है वो कितना होता है? 2c। ठीक है, ऐसे हम उसको अब्रीविएट करते हैं, 2n है तो 2c। उसके बाद ये जाएगा किसमें? S फेज में। S फेज में डीएनए न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? 2n। लेकिन डीएनए कितना होगा? 4c। समझ रहे हो? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ इधर, लेकिन क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन नहीं हुआ। न्यूक्लियस में जब रेप्लिकेशन होगा तब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेंगे, जो किस में होगा? कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो अब G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में भी 2n4c। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे नंबर बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा S फेज में एक और चीज डुप्लीकेट होती है, दैट इज सेंट्रियोल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। S फेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है G2 फेज, गैप 2 या ग्रोथ फेज 2। अब अगर आपको याद हो, 2-3 मिनट पहले मैंने बोला था सेल ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन होती है एक्सेप्ट फॉर 3 सेल ऑर्गेनल। वो कौन कौन से 3 सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। ये 3 ऑर्गेनल को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनल की रेप्लिकेशन होती है G1 फेज में। इन 3 ऑर्गेनल की रेप्लिकेशन होती है G2 फेज में।
ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये भी ग्रोथ फेज है, ये भी ग्रोथ फेज है, इसमें भी सेल ऑर्गेनल रेप्लिकेशन हो रही है, इसमें भी हो रही है, पर इसमें क्या हो रहा है, ये 3 ऑर्गेनल रेप्लिकेट हो रहे हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे? जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूं? एक्सेप्ट जीएमसी लिख दूं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन होती है। इसके अलावा इसमें डुप्लीकेशन होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? वो एक प्रोटीन होता है, शाबाश, क्या बढ़िया बात बोली है। वो बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल, वो आगे जाके बनाता है स्पिंडल फाइबर, और ये हमें ज़रूरत होता है एम फेज में। तो अगर अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आना तो कोई बात नहीं, हम एम फेज में इसकी बात करेंगे। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जो क्रोमोसोम को पकड़ के लगता है, आगे लेके जाता है, जो आगे बात करेंगे। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर ऐसे बनते हैं। तो ये अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो डायग्राम देख लो, ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो इस स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है? माइक्रोट्यूब्यूल से हो रही है। और माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से बन रहा है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन किस फेज में होता है? ग्रोथ 2 फेज में। तो मैंने 2 चीज़ बताई, 3 सेल ऑर्गेनल, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके अलावा आरएनए और दूसरे प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होती है इस फेज में, लेकिन मेजरली आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? वो G1 फेज में होती है। ये मैंने नहीं लिखा है। तो क्या क्या सिंथेसिस होता है? आरएनए, प्रोटीन, आरएनए तो डीएनए नहीं, आरएनए तो डीएनए नहीं होता। उसके अलावा होता है अमाइनो एसिड्स, ये सब की सिंथेसिस G1 फेज में मेजरली होती है, पर G2 में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए मतलब क्या है? डीएनए की सिंथेसिस ओनली एंड ओनली एस फेज में होती है, G2 फेज में नहीं होती, G1 फेज में भी नहीं होती, G0 फेज में तो वो अपना काम कर रहा है, वो क्विसेंट स्टेज है। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिकैप। इंटरफेस 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है, G1, S, G2। G1, G2, S नहीं बोलना, यही सीरीज होती है और यही सीरीज में बोलना है। G1 फेज सेल ग्रोथ करेगा, सेल ग्रोथ करेगा तो सेल की ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन होगी। अगेन एक और चीज़ है, किसी का भी पूछो G1 फेज क्या है तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, G1 फेज इज द फेज बिटवीन M फेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी डायग्राम देखो, M फेज और S फेज के बीच में आ रहा है तो दैट इज G1 फेज। सेल ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन हो रही है एक्सेप्ट GMC गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसकी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद इसमें सेल ग्रोथ हो रही है, तो इन्हें बोल दिया क्विसेंट स्टेज। ओके, नर्व सेल, हार्ट सेल, ये ऐसी सेल्स है जो रेप्लिकेट नहीं करती, डुप्लीकेट नहीं करती है ज़्यादातर क्या, नर्व सेल तो बिल्कुल ही डुप्लीकेट नहीं करती। तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्विसेंट स्टेज में शांति से बैठे रहते हैं, उनको सेल साइकिल में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेल फटाफट डुप्लीकेट करती है उनका G1 छोटा होता है। जो सेल धीरे से मतलब कम टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम के बाद डुप्लीकेट करती है या आराम से करती है, उनको G1 फेज बड़ा होता है। इससे हमारा G1 फेज कंप्लीट हुआ। क्या क्या सिंथेसाइज होता है उसमें? आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है। मेजर सेल जो ग्रोथ है वो मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ G1 फेज में होती है। उसके बाद आया एस फेज। एस फेज में 3 मेजर पॉइंट्स है। सबसे पहले उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दूसरा उसमें सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है, और तीसरा उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। 2n का 4n नहीं होता, 2n का 2n रहता है, 2c का 4c होता है। सो डीएनए का कॉम्पोजिशन, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होता है। उसके बाद आता है G2 फेज, जिसमें 3 ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी का डिप्लीकेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का डिप्लीकेशन होता है, जाके माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जो एम फेज में काम आता है हम लोगों को। और उसके अलावा आरएनए प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो सकता है, पर लेकिन हो सकता है, होता है, पर उतना नहीं जितना G1 फेज में होता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंटरफेस की, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज था। इसके बाद हम लोग आएंगे एम फेज पे। इंटरफेस कंप्लीट किया हमने, अब हम करेंगे एम फेज। तो एम फेज में 2 ही चीज होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 स्टेप में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज
टीलोफेज। ये 4 ऐसे फेजेस है जिस फेजेस में मिला के एक जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। समझे इतना। अब ऐसे तो जब हम फेजेस पढ़ेंगे इसके माइटोसिस में तो आपको सब फेजेस सीरीज में अपने आप याद रह ही जाएंगे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर फिर भी इनकेस अगर आपको इसको अभी ट्रिक से याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रो मेट एना फ्रॉम टेली। प्रो या ब्रो ऐसे याद रखो, आपका जो खास दोस्त है ब्रो, उसको एक लड़की मिली एना, लेकिन उसको कैसे मिली, जैसे आजकल कैसे सिस्टम होता है इंस्टाग्राम पे लोग किसी को भी ऐसे मैसेज करो तो मिल सकते हो एंड मीटअप कर सकते हो, जो भी करते हो तो वो सब इंस्टाग्राम पे हम कर सकते हो। और इंस्टाग्राम किस में होता है, फ़ोन में। फ़ोन को हम पहले क्या यूज़ करते थे, टेलीफोन। तो टेलीफोन पे प्रो को यानी ब्रो को मिली एक लड़की जिसका नाम था एना, तो प्रो मेट एना टेली पे से। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है बट जस्ट इनकेस अगर आपको चाहिए हो तो कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस में डिवाइड होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक और बात, एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। पहले साइटोकाइनेसिस नहीं होता। रिमेंबर, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। उससे पहले साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अल्टीमेटली सेल का डिवीजन हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे स्टेजेस नहीं होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कुछ नहीं, उस नॉर्मल साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब मैंने आपको बोला कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। पर अगर मैं आपको एक ऐसा कंडीशन दूं जिसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ पर बाद में उसने साइटोकाइनेसिस किया ही नहीं, तो अब क्या होगा, क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। एक कोई सेल है, उसके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसने किया कैरियोकाइनेसिस, यानी क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन। मैंने एक मीम पढ़ा था इन बायोलॉजी, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। लाइक अभी अब मैं न्यूक्लियस का डिवीजन बोली है, न्यूक्लियस का मल्टीप्लिकेशन बोली, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। ठीक है, चलो अभी बैक टू अवर कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ तो क्या हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने एक से। अब उसको अंडरगो करना चाहिए था साइटोकाइनेसिस, और ये सेल साइटोप्लाज्म को तोड़ के सेल 2 भाग में होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हुई। तो वो नहीं हुई तो क्या हुआ, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो गए। मान लो कि आगे जाके फिर से इसको मल्टीप्लाई तो करेगी ना, भले 2 न्यूक्लियस है तो क्या हुआ, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा ना एक टाइम पे कि चलो मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो वो वापस और मल्टीप्लाई करेगी। तो अब तो वो 4 सेल हो गया, न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस हो गया, 4 सेल नहीं। तो ऐसे तो न्यूक्लियस सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सेल तो डिवाइड हो ही नहीं रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस। इसका फैंसी नेम सिनसाइटियम। कब होगा, जब कैरियोकाइनेसिस विल नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस। अब हम कैरियोकाइनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस में, तो उसको अभी थोड़ी टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं, पहले साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करते हैं क्योंकि वो छोटू सा है, उस ऐसे छोटू सा प्यारा सा। तो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर हमको सेल वॉल के साथ डिवाइड करना होता है और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है। तो एनिमल सेल इज़ वेरी ईजी। एनिमल सेल कैसी होती है, ऐसी अच्छी सी बच्ची होती है, उसने कैरियोकाइनेसिस किया, 2 न्यूक्लियाई। अब इसको करना है साइटोकाइनेसिस, तो वो क्या करती है, ऐसे फरो बनाती है। ये क्या है, फरो, सेल फरो, और फिर बाद में आके जाके ऐसे डिवाइड होती है और 2 सेल बना देती है। तो हमने देखा कि कैसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे खड्डा हो रहा था, इधर से खड्डा हो रहा था, और ऐसे
फिर सेल डिवाइड करी थी। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये सेल है, ऐसे यहाँ से खड्डा 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 होते हुए 2 अलग अलग सेल हो गई, ऐसे सेल फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो तरीका होता है बाहर से अंदर जाने का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इसमें कैसा होता है एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल। और अब देखो भी तो देखो, ये पेटल की फॉर्मेशन जैसा नहीं लग रहा, पेटल जैसे होते हैं फ्लावर्स के, तो ये तो थोड़े ज़्यादा हो गए। अगर खाली 2 पेटल बनाने हो तो मैं ऐसे बनाऊँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा दिख नहीं रहा पेटल जैसा, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये सेंट्रीपिटल जो होता है वो एनिमल सेल के लिए होता है। ऐसे स्ट्रक्चर से आपको याद रहेगा। प्लांट सेल के लिए, तो प्लांट सेल के अंदर तो क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो उसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। आप ऐसे याद रखो कि वो सेंट्रीपिटल था, तो ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे बीच में गोल्गी बॉडी होगी, वो बनाएगी इधर ये सेल प्लेट। क्या बनाएगी, सेल प्लेट। प्लेट जैसे दिख रही है, नहीं बोला तो तुम लोग देखना, दिख रही है, सेल प्लेट है वो। फिर यहाँ से और बढ़ेगी सेल प्लेट बननी, इधर से और सेल प्लेट बनेगी, बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, और यहाँ ऐसे पूरी बन जाएगी। तो अब ये हो गए 2 सेल हमारे, 1 से 2 हो गए। समझे इतना? इस तरीके से होता है प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से होता है एनिमल सेल का। वंस अगेन, कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, न्यूक्लियस का डिवीजन। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। इफ देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, ओनली साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट प्रोसीडेड बाय साइटोकाइनेसिस, सो सिंसाइटियम या मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। उसके अलावा साइटोकाइनेसिस प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट वेज। प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल, बिकॉज वहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है पेटल्स का फॉर्मेशन, सो दैट इज सेंट्रीपिटल, इसमें सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सेल प्लेट के किससे बनता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है, तो आपको मैंने अभी आपको बोला गोल्गी बॉडीज से। ठीक है, इतना लिखो तो मैं इरेज करूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, तो इसको लिख लो पहले। तो रेगुलेशन की मैं बात करूँ तो रेगुलेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, पूरी की पूरी सेल साइकिल है, उसको संभालने के लिए कोई ऊपर एक बैठा है। हम अपना काम कर रहे हैं या नहीं, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम लोग सारा पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, तुम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, वो रेगुलेट करने के लिए मैं बैठी हूँ, तो मैं तुम्हें रेगुलेट कर रही हूँ। उसी तरह सेल साइकिल जो है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, सोचो कौन, एक ही चीज़ है जो रेगुलेट कर, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को एक ही चीज़ है जो रेगुलेट करता है, दैट इज जीन, हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ही है जो हमारे अपीयरेंस से लेकर के हर चीज़ को रेगुलेट करती है। तो इससे भी रेगुलेशन किससे होता है, जेनेटिक्स से। तो सेल साइकिल इज जेनेटिकली रेगुलेटेड। कैसे जेनेटिकली रेगुलेटेड मैं बताऊंगी। मैं आपको कोई भी जीन नहीं बताऊंगी कि कौन सी जीन रेगुलेट कर रही है, मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन और एंजाइम। लेकिन मैंने तो बोला कि जीन रेगुलेट कर रही है, लेकिन आगे जाके मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि मैं बोलूँगी जीन, तो मैं बताऊंगी ही नहीं। तो इसका क्या झोल है वो देखते हैं। कोई भी हमारी जीन है, कोई भी जीन, वो क्या बनाती है, वो बनाती है RNA, mRNA। mRNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इतना तो हमको पता है ना, जीन बनाती है RNA और RNA बनाता है प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। प्रोटीन जो होता है, दूसरे चैप्टर में जाओ, बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हमने बताया एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, तो प्रोटीन की जगह मैं एंजाइम भी लिख सकती हूँ। समझे इतना? तो मैं आपको जो बताऊंगी वो प्रोटीन और एंजाइम होगी जो रेगुलेट करेगी हमारी सेल साइकिल, जो अल्टीमेटली किसने रेगुलेट किया, हमारे जीन ने। आपको याद क्या रखना है, प्रोटीन। आपको ये भी याद रखना है जेनेटिकली रेगुलेटेड है। आपको ये याद रखना है कौन सी जीन रेगुलेट कर रही है, नहीं, जितना याद रखना है मैं उतना ही बताऊंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जेनेटिकली रेगुलेटेड है और 2 चेक पॉइंट होते हैं इसके। कौन कौन से, एक मेजर चेक पॉइंट
और एक माइनर चेक पॉइंट। ये क्या बोल दिया मैंने, कौन सी फॉरेन लैंग्वेज बोल दिया, ऐसा तो अभी तक कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। आपको सेल साइकिल याद है जो मैंने बनाई थी, G1 S G2 M। इसे छोटा सा G0 भी बना देते हैं और ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये रफ एक सेल साइकिल है जो मैंने बनाई थी। अब मान लो एक सेल है जिसने आज डिसाइड किया कि चलो घूमते फिरते चलते फिरते ऐसे डिसाइड किया चलो आज तो चलो सेल डिवीजन करते हैं, तो वो चला जाएगा G1 फेज में। G1 फेज में जाएगा, सारी सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होगी मोस्टली, फिर उसके बाद जाएगा वो S फेज में। जब G1 से S फेज में जाएगा तो जेनेटिक्स को, हमारी प्रोटीन को, हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये इंसान सीरियस है सेल साइकिल को लेकर के, और उसको सीरियसली सेल साइकिल करनी है। तो यहाँ पर होता है एक मेजर चेक पॉइंट। दूसरा एक चेक पॉइंट होता है जब S से G2 में जा रहा होता है, यहाँ पे होता है माइनर चेक पॉइंट। इसको आप ऐसे समझो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको MBBS में जाना है ना, MBBS कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए आपको देनी पड़ेगी नीट UG। वो आपका मेजर चेक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 20 लाख लोग एग्जाम देंगे, उसमें से सिलेक्ट कितने लोग होंगे? 2% से भी लेस लोग सिलेक्ट होते हैं। ये एक रियलिटी चेक है, मेजर चेक पॉइंट के साथ साथ रियलिटी चेक पॉइंट है। तो तुम एग्जाम तो इतने सारे लोग दे रहे हो जीवन में, पर जो सीरियस लोग हैं, जो एक्चुअली में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली में MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्चुअली में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वही लोग S फेज में आ पाएंगे। यहाँ पे S फेज क्या है? हमारा मेडिकल कॉलेज, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। बहुत कम, लेस देन 2% का सिलेक्शन रेट होता है, 1 के आसपास। तो बहुत कम लोग हैं जो S में आ पा रहे हैं। वो होगा हमारा मेजर चेक पॉइंट। उसके बाद जब MBBS कर लोगे, उसके बाद एक और एग्ज़ाम आती है, PG या नेक्स्ट, जो भी अभी डिसीजन चल रहा है उसके हिसाब से, तो वो होगा माइनर चेक पॉइंट। हालांकि वो माइनर नहीं है, वो भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, पर आप अभी ऐसे याद रखो। तो मेजर चेक पॉइंट हमारी क्या है? नीट UG एग्जामिनेशन, और उसके बाद माइनर चेक पॉइंट है हमारा PG। ये क्या है? माइनर, और ये मेजर। मतलब जब G1 से S फेज में जाएगा, अगर वो चला गया तो उसने मेजर चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया, और अब उसको सेल साइकिल कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अगर आप MBBS कॉलेज में घुस गए तो आपको अब MBBS पूरी की पूरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, डिग्री लेकर ही वापस आओगे आप। क्योंकि बीच में से अगर आपको MBBS छोड़नी हो तो उसके बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो हमें नहीं करना है। और हमने इतनी मेहनत की है अभी S फेज में आने के लिए, तो अब हम थोड़ी पीछे जाएंगे वापस। जिनको सेल साइकिल में नहीं जाना होता, जिनको सेल डिवाइड नहीं करना, तो शांति से बैठे रहेंगे G0 फेज में, वो दूसरे कोर्सेज करेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो कर रहे हैं वो कोर्स, जिन लोग ने बराबर से किया है वही लोग S फेज में जा पाएंगे, बाकी सब नहीं अलाउड है। ठीक है, और हम वो लोग होंगे जो S फेज में जाएंगे, है ना। ऑल द बेस्ट। तो मेजर चेक पॉइंट था ये G1 to S, माइनर चेक पॉइंट S to G2। तो ऐसा मैं इधर लिख दूं, ठीक है। G1 के से S में जब जा रहा है तो दो चीज़ें ऐसी है जो रेगुलेट करेगी मेजर चेक पॉइंट को। मैंने बोला ना मैं प्रोटीन बताऊंगी, तो मैं अभी बताऊंगी। मेजर चेक पॉइंट, जिसको मैं CP लिख रही हूँ, कौन सा प्रोटीन रेगुलेट कर रहा है? ये क्या है? हमारी सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट करने का प्रोटीन साइक्लिन प्रोटीन। सो G1 में साइक्लिन प्रोटीन रेगुलेट कर रहा है। इसमें कुछ भी याद रखना हो जरूरी, मतलब करना ही पड़ेगा, वो इतना वो नहीं है। साइक्लिन प्रोटीन है वो बनाएगा CD2C के एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस या प्रोटीन काइनेस।
तो यही दो चीज़ें हैं जो रेगुलेट करेगी। नाम दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर समझो, सेल साइकिल को कौन रेगुलेट करेगा? साइक्लिन प्रोटीन। साइकिल को साइकिल, तो प्रोटीन उसका एंजाइम भी वही, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। काइनेस इसलिए क्योंकि वो बता देता है कि वो एंजाइम है, काइनेस ASE आ रहा है लास्ट में। तो साइक्लिन और उसका एंजाइम, ये दो ऐसी चीज़ें जो रेगुलेट कर रही है G1 to S चेक पॉइंट या मेजर चेक पॉइंट को। दूसरा एक चेक पॉइंट आता है माइनर चेक पॉइंट। जो कहाँ होता है? S to G2। वो उसकी रेगुलेशन जो होती है वो ये दो तो करेंगे, साइक्लिन भी करेगा और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस भी करेगा। उसके अलावा एक और होता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। अब उसका टाइम आ गया है मैच्योर होने के लिए, तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF, ठीक है, MDH मसाला या MPF फैक्टर आई मीन एंजाइम। तो ये है हमारा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अगेन दो चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट, माइनर चेक पॉइंट। मेजर चेक पॉइंट G1 to S रेगुलेटेड बाय साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। माइनर चेक पॉइंट S to G2 रेगुलेटेड बाय मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर और बाकी दो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। हम हमारे नीट UG और PG एग्जामिनेशन से ही हमसे याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। सेल साइकिल को हम लोग डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी माइटोसिस को, यानी M फेज को, मिटिया M फेज को पूरा डिटेल में। उसमें हम करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसका डिटेलिंग करेंगे। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? NCERT की लाइन होगी जो भी लिखी होगी इसमें कि सेल क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, तो चारों फेज दिए होंगे आपको करना। हालांकि मियोसिस से आने के चांसेस ज्यादा है, उसके लेप्टोप्रोटीन साइटोकिन वाले से, पर माइटोसिस से भी आ सकता है। यू नेवर नो, करना सब कुछ है ना। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।